विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में जो लघु कथा कुंज नामक पुस्तक रखी गई है, तो उसके अंतर्गत मधुदीप की लघु कथाएं हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हम मधुदीप की लघु कथाएं पढ़ रहे थे और उनमें से 2 कथाएं पढ़ चुके हैं और 2 कथाएं बाकी। 2 ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು 2 ಕಥೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ। लघु कथा कुंज के अंतर्गत मधुदीप के लघु कथाएं, ऐसे कहानी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद चैट कथा हम पढ़ चुके हैं और एक कहानी है नियति, और उसके बाद चौथी कहानी है हिस्से का दूध। हिस्से का दूध और नियति, ये 2 कहानियां हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हम नियति कहानी का अध्ययन करेंगे। नियति कहानी, यहाँ नियति इस लघु कथा का शीर्षक रखा गया है। शीर्षक का हेडिंग, इसका हेडिंग है, शीर्षक है, टाइटल है नियति। नियति का मतलब जानते हैं? नियति का अर्थ है विधि। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ವಿಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ಅದನ್ನ नियति ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ। विधि अर्थात जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके हाथ में हैं, हम उसके वश में हैं। हम नियति के वश में है, नियति हमारे वश में नहीं है। ये जो कोरोना चल रहा है, अथवा जो भारी वर्षा होती है, अथवा बाढ़ आती है, अथवा भूकंप होता है, तो ये सभी घटनाएं नियति द्वारा नियंत्रित घटनाएं, नियति द्वारा परिचालित घटनाएं हैं। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। नियति का एक रूप प्रकृति भी है, लेकिन नियति प्रकृति को भी अपने साथ लेकर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी शक्ति है जो सबको अपने नियंत्रण में रखती है। तो नियति का दूसरा पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं कि भाग्य। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದು ತಟಸ್ಥವಾದ ಶಬ್ದ। ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ರೆ दौर्भाग्य। हमें जो मिलता है, अगर वो हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए अच्छा लगे, और तब तो उसे सौभाग्य कहते हैं। अगर वो हमारे लिए बुरा लगे, तब तो उसे दौर्भाग्य कहते हैं। नियति वास्तव में भाग्य ही है, जिसे ललाट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हणे बरह ಅಂತ, ಲಲಾಟ ರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಲಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣೆ, ರೇಖಾ ಬರವಣಿಗೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತ। तो ये सभी तो पूर्व निर्मित है, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन मनुष्य जैसे हमेशा नकारता आया है नियति को, अथवा इस भाग्य को वो चैलेंज करता आया है। ये मनुष्य की विशेषता है। हमारा भाग्य निश्चित लगता है कभी कभी, क्योंकि जाति तो जन्म से ही मिलती है, तो हम उसे चुन नहीं सकते। अथवा अमीरी गरीबी, तो अपने परिवार में जो हमें पहले से ही प्राप्त है, तो उसके साथ ही हम जन्मते हैं। लेकिन मनुष्य का पुरुष प्रयत्न जो कहा जाता है, भाग्य और पुरुष प्रयत्न, ये 2 अलग अलग तथ्य है। भाग्य हमें जो प्राप्त है, मिला है, लेकिन उसे हम बढ़ा सकते हैं अथवा उसे बिगाड़ भी सकते हैं अपने प्रयत्न से। तो पुरुष प्रयत्न तो मनुष्य का हाथ में है, मनुष्य की विशेषता है। ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಯತಿ ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ। ये पुरुष प्रयत्न है। तो पुरुष का भाग्य जाना नहीं जाता। किसी जन्म कुंडली द्वारा अथवा किसी ज्योतिषी द्वारा उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको भी तो झुठलाया जा सकता है। संसार में किस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯತಿಯನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಂತೆಂಥವರು ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ್ದು। ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ। ಅದು ತಪಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು। तो तभी तो वह तपस्या फलीभूत हो सकती है। हमारी साधना सिद्धि में परिणत तभी हो जाती है कि हमारे अपने प्रयत्न में कोई खोट न रहे, हम अपना प्रयत्न करते रहे। और इस संबंध में बहुत सारी कहावतें
और बहुत सारी सूक्तियां सुभाषित हमें मिलते हैं। तो पत्थर पर जब जल की रेखा चलती है, अर्थात जल का प्रवाह चलता रहता है, पत्थर को भी तो वो परिवर्तित कर देता है, पत्थर पर लकीर पैदा करता है, पत्थर का आकार बदल देता है प्रवाह। ಹಾಗಾಗಿ ತೆಳುವಾದಂತಹ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವೇ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಕೊರೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಆಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ, ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ದೈವ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ। हम ये पहले से ही देखते आए हैं, तो इसमें बहुत सारी कहानियां हमें मिलती हैं। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में यहाँ जो कहानी रखी गई है इसका शीर्षक है नियति, लेकिन ये एक निराशावादी रचना है। ये आशावादी रचना नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके लेखक जो है मधुदीप की ये रचना है। तो इसमें वही साम्यवादी विचारधारा में मिलती है। साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है? शोषण, शोषक, और शोषक गरीबों का शोषण करते हैं। तो ये सच्चाई तो जरूर है, लेकिन क्या यही हम रोते हुए तो इसी को गाते हुए बैठे रहेंगे? तो ये साम्यवादी नहीं सोचते कभी। तो वो संघर्ष में विश्वास करते हैं जरूर, लेकिन संघर्ष से ज्यादा तो वो ज्यादा रोते हैं अथवा आक्रोशित हो जाते हैं। रोना अथवा आक्रोशित हो जाना तो कहाँ तक का ये उपयोगी है? शांत भाव से तो संसार के इस वैषम्य को मन से स्वीकार करते हुए तो हम अपना प्रयत्न निरंतर करते रहे तो हमारी साधना सफल हो जाएगी। और इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये जो साम्यवादी विचारधारा है तो ये उतनी परिपूर्ण नहीं है, ये अधूरी है। लेकिन अपने आप को ये पूर्ण कहते हैं, पूर्ण मानते हैं। यहाँ भी तो शीर्षक दिया गया है नियति, तो ये व्यंग्य है। नियति यहाँ व्यंग्य शीर्षक है। कहानी हम पढ़ेंगे पहले, तो आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रहस्य नहीं है, तो सहज बहुत ही सरल कहानी है। तो यहाँ एक मजदूर का चित्रण किया गया है और मजदूर का शोषण होता है, यही है इस कहानी का सारांश। कहानी पढ़ लेंगे। ए झल्ली, टाई की नॉट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने पुकारा। हाँ बाबूजी। झल्ली को सिर से उतार वह अधनंगा आदमी ठहर गया। ये देशी घी का पीपा फारस खाने ले जाना है, बोल कितने पैसे लेगा? दे देना बाबूजी, कहकर उसने पीपा सिर पर उठा लिया था। मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा था। उसे पछतावा हो रहा था, न जाने बाबू कितने पैसे दे। एक क्षण रुककर वह सांस लेने लगा। यहाँ पहले पैराग्राफ में जो चित्रण किया गया है तो वो एक मजदूर और मालिक का चित्रण है। मालिक का यहाँ मालिक नहीं है, तो एक अमीर है, संपन्न व्यक्ति है। रेलवे स्टेशन में अथवा बस स्टैंड में तो ऐसे बहुत से कुली मजदूर हमें मिलते हैं, तो बोझ उठाने वाले। ಹಾಗಾಗಿ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರುವವರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು दृश्य ಇದೆ। तो एक झल्ली अपने सर पर उठाए, झल्ली का मतलब है एक टोकरी, एक बड़ी सी टोकरी अपने सिर पर उठाए। झल्ली का मतलब है टोकरी। ದೊಡ್ಡದಾದೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಅದನ್ನ ಅದರ विवरण ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टेशन, बस स्टैंड। वहां एक मजदूर अपने सर पर झल्ली लिए, टोकरी लिए इंतजार कर रहा है, कोई उसे काम देगा। और उस वक्त टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू उससे मिलते हैं और उसे पुकारते हैं। ये झल्ली उसे पुकारते हैं, अरे टोकरी वाले इधर आ जा। तो टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने, यहाँ पैंट वाले बाबू जो टाई की नाट कस रहे हैं, ಟೈನ ಗಂಟನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ पैंट ಧರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ संभ्रांत व्यक्ति बाबू। बाबू कहने का मतलब है संपन्न व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, संपन्न लगता है और उसके पास बैगेज है, लगेज है। तो वह किसी मजदूर के इंतजार में है, अपने इस बैगेज को, लगेज को अपने घर तक ले जाना है उसे। और इसलिए वह झल्ली वाले को, टोकरी वाले को बुला रहा है, पुकार रहा है, ए झल्ली। हाँ बाबूजी बताइए, तो क्या करना है? झल्ली को सिर से उतार, ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ
वो अधनंगा आदमी मजदूर कैसा था जिसका चित्रण यहाँ किया गया है। तो पहली पंक्ति में टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू का चित्रण है, और दूसरी पंक्ति में सिर पर झल्ली उठाए मजदूरी करने वाला एक सामान्य मजदूर है जो अधनंगा है। उसके सर पर सही कपड़ा भी नहीं है। ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ। अधनंगा अधनंगा आदमी अपने सर से तो टोकरी नीचे उतार कर और उस बाबूजी से पूछता है कि हाँ बाबूजी बताइए क्या करना है। बाबूजी उसे काम देते हैं, तो काम कैसा है तो ये वो उसे बता देते हैं। ये देशी घी का पीपा परास्ताने ले जाना है। बोल कितने पैसे लेगा? ये देशी घी का पीपा। उन्होंने मार्केट से देशी घी का एक डब्बा खरीद लिया है। पीपा पीपा का मतलब है डब्बा। ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶಿ ತುಪ್ಪದ ಒಂದು ಡಬ್ಬವನ್ನು ಆತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿಯವನನ್ನ ಅವ್ರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದೇಶಿ घी का पीपा पीपा डब्बा। फरास खाना पूना के समीप, पुणे के समीप एक प्रदेश है, एक बाजार है, और वहां तो उसका शायद घर है उस बाबू का, और इसलिए वो उससे कह रहे हैं फरास खाने ले जाना है। ಇದನ್ನ ಫರಾಸ್ ಖಾನೆವರೆಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬರ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ? बोल कितने पैसे लेगा, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕೂಲಿ? दे देना बाबूजी। लेकिन वो ठीक ठीक नहीं कहता कि कितना होगा, मजदूरी कितनी देनी है, तो वो तो सीधे नहीं कहता, तो वो कह देता है कि दे देना बाबूजी, हाँ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಹೀಗೆ ಕೊಡಿ ಏನಾದ್ರು कहकर उसने पीपा सिर पर उठा लिया। तो देशी घी का वो डब्बा ने सिर पर ले लिया। वो मजदूर था तो हमेशा इसी तरह के काम वो करता था। मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा। परास्काने पहुंचने के बाद वहां इनका जो घर था तो 2 मंजिलों वाला घर, 2ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ। मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा था। उसे पछतावा हो रहा था, उसे पश्चाताप हो रहा था। न जाने बाबू कितने पैसे दे। एक क्षण रुककर वह सांस लेने लगा। ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ 2ನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೇನೋ। तो मुझे मानना नहीं चाहिए था, ये काम स्वीकार नहीं करना चाहिए था, तो अपने मन में सोच रहा था। क्योंकि कुली तब मजदूरी उसे कितनी मिलेगी तो उसे ये मालूम नहीं था, तो उसने सीधे कह दिया था कि दे देना बाबूजी, ಹಾ ಏನೋ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ। ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ, संदेह ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ। न जाने बाबू कितने पैसे दे। एक क्षण रुककर वह सांस लेने लगा, अर्थात उसकी उसास निकल रही थी। ಆತನಿಗೆ ಏದುಸಿರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ। मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा। उसे पछतावा हो रहा था, पछतावा मतलब है पश्चाताप हो रहा था कि उसे ये काम नहीं मानना चाहिए था। न जाने बाबू कितने पैसे देंगे। एक क्षण रुककर वह सांस लेने लगा, और फिर टाई वाले बाबू, पैंट वाले बाबू बोलने लगे, देशी घी का है, क्यों दम फूल रहा है? बस एक मंजिल और चढ़ना है, बाबू ने झल्ला कर कहा। लेकिन उसका इस तरह से हाँफना, थक जाना, सांस लेना बाबू को, पैंट वाले बाबू को ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए झल्ला कर उन्होंने कहा, ये तो देशी घी का डब्बा है, ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶಿ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿ, ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಏದುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्यों दम फुला रहा है, अर्थात ये तरह सांस ले रहा है। बस एक मंजिल और चढ़ना है, 2ನೇ ಮಹಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ। बस एक मंजिल और चढ़ना है, बाबू ने झल्ला कर कहा। झल्ली वाले को क्रोध तो बहुत आया, पर उसके सिर पर बोझ था। उसे मालूम नहीं था कि काम इस तरह का होगा, इतना भारी होगा, परिश्रम का काम होगा, तो उसने सोचा नहीं था। तो झल्ली वाले को क्रोध तो बहुत आया, पर उसके सिर पर बोझ था। ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾರ ಇತ್ತು। ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। सिर पर बोझ था तो इसलिए तो अपने सर पर वह देशी घी का पीपा का डब्बा उठाए और चढ़ रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचा तो पीपा उतार कर उसने घड़ी भर राहत लेनी चाहिए। तो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए दोनों। पीपा को अर्थात उस डब्बे को नीचे उतार कर घड़ी भर के लिए
उसने छुटकारा लेना चाहा, राहत लेनी चाही, छुटकारा लेना चाह, ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸುಸ್ತನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ. ऊपर पहुंचा तो पीपा उतारकर उसने घड़ी भर राहत लेनी चाही. तभी बाबू ने उसकी और मैली सी अठन्नी बढ़ाई. बाबू ने उसे मजदूरी दी और वो भी एक मैली सी अठन्नी, अठन्नी 8 ಆನೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಣೆಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು, 8 ಆಣೆ. ಅಠನ್ನಿಗೆ मतलब 8 ಆಣೆ. 8 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 पैसे, 50 पैसे. देशी घी का पीपा उठाने की मजदूरी उसे मिल रही थी अठन्नी, मजदूरी के रूप में उसे अठन्नी मिली. तभी बाबू ने उसकी और मैली सी अठन्नी बढ़ाई. 50 पैसेಯ ಒಂದು ಕೊಳಕಾದ ನಾಣ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. बस अठन्नी बाबूजी 3 तो जीने चढ़े हैं, लेकिन वो इस मजदूरी से वो खुश नहीं था, और संतुष्ट नहीं था. तो उसे लग रहा था कि उसे कुछ ज्यादा मिलना चाहिए था. 50 पैसे अथवा अठन्नी में क्या होगा, उसने जो मजदूरी की है और उसके लिए तो ये कम है. तो वह अपने मन में सोच रहा था कि बस अठन्नी बाबूजी 3 तो जीने चढ़े हैं, ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 8 ಆಣೆ. तो अपना असंतोष प्रकट कर रहा था. और क्या 5 रुपये होंगे, लेने हो तो ले, नहीं तो रास्ता नाप. वो झिड़कते हैं उस मजदूर को और कहते हैं कि 8 आने के बदले क्या 5 रुपये देना है तुम्हें, ಈ 8 ಆಣೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಇದು 8 ಆಣೆಗೂ ಮಹತ್ವ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. 5 रुपये, लेकिन उन दिनों के 5 रुपये बहुत बड़े होते थे, बहुत हुआ करते थे. तो आने सिक्के तो इन सब का मूल्य था. लेने हो तो ले, नहीं तो रास्ता नाप. ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಕೋ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. वो झिड़कते हैं तो 8 आने देते. उनका काम तो हो गया, उनका डब्बा तो उनके घर तक पहुंच गया. अब वह मजदूर को झिड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तो मैं तो और कुछ नहीं देने वाला, इससे ज्यादा नहीं देने वाला. क्या 5 रुपये तुम्हें देंगे, इसके लिए ಸಣ್ಣ ಕಿಸಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ. बाबू अपने घर में घुसकर गुर्राया. अपने घर में पहुंच गए थे और अब गुर्रा रहे थे. एक बार तो झल्ली वाले का मन हुआ कि वह अठन्नी को फेंक दे, लेकिन उसके हाथ था ऐसा न कर सके. झल्ली वाला बहुत नाराज, व्यथित था, दुखी था. उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है. 3 मंजिल तक उसने ये डब्बा अपने सिर पर लेकर यहाँ पहुंचा दिया, और उसके बदले में उसे जो मजदूरी दी गई तो वो बहुत कम है. तो उसे यही लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ. एक बार तो झल्ली वाले का मन हुआ कि वो अठन्नी को फेंक दे, लेकिन उसके हाथ था ऐसा न कर सके. ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವಿವಶತೆ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ವಿವಶತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. अठन्नी को फेंक देने की इच्छा हो रही थी मन में, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा था, गरीब था. तो अपनी गरीबी का एहसास था उसे. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬಡವನ ಕೋಪ ದವಡೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ತನಗೆ 8 ಆಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೊಡುವವನಲ್ಲ. उसके पास कुछ नहीं था. तो ये जो 8 आने मिले थे मजदूरी के रूप में, तो उसे वह खोना नहीं चाहता था किसी तरह, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है. और उसका मन खिन्न था, विषादग्रस्त था, दुखी था, व्यथित था, और अपने मन ही मन वो कोस रहा था बाबूजी को. तो बाबूजी के उस ವರ್ಗ को, ಬಾಬೂಜಿ ಜೈಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿयों को. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದಂತಹ, ಟೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೈದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. साले खाएंगे देशी घी, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा, देशी घी खाने वाले क्या. बड़बड़ाता हुआ वह जीना उतरने लगा. उसके मन में बड़ा आक्रोश था, लेकिन अपना आक्रोश को कैसे प्रकट करे, ये तो संभव नहीं था. तो खाएंगे देशी घी, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ದೇಶಿ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ದೇಶಿ ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಖಾಯೆಂಗೆ ದೇಶಿ घी, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा, ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ. तो देशी घी का डब्बा ढोने से क्या मजदूर को कुछ मिलता है, तो घी का हिस्सा मिलता है क्या. तो अपने मन में यही सोच रहा था, अर्थात सोचते हुए वो यही कह रहा था, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा. ಹಾಗಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ತಿಂದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಇವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. तो उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे. तो ये सभी बातें बिना कहे बड़बड़ाता हुआ
तो जीना उतरने लगा, सीढ़ियां उतरने लगा. ಇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇಶಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಇವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಂತವರನ್ನ ಈ 3 ಮಹಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಎಂಟಾಣಿ ಬಿಸಾಕಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದವಲತ್ತನ್ನ ತೋರಿಸುವ, ದರ್ಪವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗೆಗೆ ತರದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. साले खाएंगे देशी घी, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा, देशी घी खाने वाले क्या. तो बड़बड़ाता हुआ तो जीना उतरने लगा. फर्स्ट है तो यहाँ कहानी का एक चौकटा है, और चौकटा तो निर्मित है. ये साज है, यहाँ इस कहानी को पढ़ते हुए तो सबको यही लगता है कि ये सही है. तो यहाँ एक शोषक है और दूसरा शोषित है. टाई वाला शोषक है, मजदूर से अपना काम वो करवाता है, लेकिन जब मजदूरी देने की बात आती है तब तो वह उसे केवल अठन्नी दे देता है, उसके श्रम का पूर्ण मूल्य वो नहीं चुकाता, वह शोषक है. और यहाँ झल्ली वाला ಮಜ್ದೂರ್ ಶೋಷಿತ है. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೋಷಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೋಷಿತ ಅಂತ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ಯವಾದಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸವನ್ನ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. लेकिन संसार में तो ये दृश्य हम देखते हैं, तो ये सहज है, ये स्वाभाविक है. लेकिन किसी एक पक्ष की तरफ से निर्णय देना अथवा निश्चय करना तो ये अनुचित लगता है. और इसका शीर्षक जो दिया गया है नियति, नियति इसका शीर्षक है. यहाँ भाग्य, किसका क्या भाग्य? नियति, भाग्य यहाँ पैंट वाले बाबू जिनका सौभाग्य है कि वह मंजिल वाले मकान में रहते हैं, 3री मंजिल पर रहते हैं, देशी घी का सेवन करते हैं, आराम से रहते हैं. और दूसरी तरफ ये मजदूर जो काम करता है रेलवे स्टेशन में, वह मजदूरी करता है, बोझ ढोता है, और उसे पारिश्रमिक के रूप में, मजदूरी के रूप में जो मिलता है तो उससे उसका जीवन यापन नहीं होता. सच्चाई. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ, ಶೋಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪವೂ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಯತಿ यहाँ एक तो एक का सौभाग्य है, दूसरे का दौर्भाग्य है. एक का सौभाग्य और दूसरे का दौर्भाग्य, ये उलट भी सकता है. लेकिन यहाँ लेखक ने इस कहानी में शोषण के संबंध में कहा है, शोषण का चित्रण किया है. हाँ, यहाँ जिस तरह संपन्न तो संभ्रांत व्यक्ति गरीबों का शोषण करते हैं, इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है. मेरे विद्यार्थी मित्रों, हम अगली कहानी देखेंगे जो एक कहानी बची है, हिस्से का दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे. ये भी तो समझ में आ जाती है, सरल कहानी है, जो ಕೂಡ ಸರಳವಾದ ಕಥೆ, ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. हिस्से का दूध, और इसमें भी विचारधारा वही, तो वही शोषण, वही शोषक शोषित, तो वही ಚೌಕಟ है. यहाँ भी ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು फ्रेमवर्क ಇದೆ. हिस्से का दूध, इसका शीर्षक रखा गया है. कहानी पढ़ेंगे हम. पुनींदी आंखों को मलती हुई वह अपने पति के करीब आकर बैठ गई. वह दीवार का सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था. सो गया मुन्ना? जी लो, दूध पी लो. सिल्वर का पुराना गिलास उसने बढ़ाया. नहीं, मुन्ने के लिए रख दो, उठेगा तो. वह गिलास को माप रहा था. मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी, वह आश्वस्त थी. पगली, बीड़ी के ऊपर दूध चाय नहीं पीते, तू पी ले. उसने बहाना बनाकर दूध को उसके और करीब कर दिया. तभी बाहर से हवा के साथ एक स्वर उसके कानों से टकराया. उसकी आंखें कुर्ते की खाली जेब में घुस गई. सुनो, जरा चाय रख देना, पत्नी से कहते हुए उसका गला बैठ गया. तो कहानी यूं ही समझ में नहीं आती, तो अंतिम पंक्तियां जो है और जो अंतिम दृश्य जो है, तो वो कुछ समझ में नहीं आता. फिर भी तो हमें अंदाज लगाना पड़ता है यहाँ लेखक क्या कहना चाहते हैं. शीर्षक जो रखा गया है, हिस्से का दूध, अर्थात जो दूध जिसके हिस्से का है तो वो उसे मिलना चाहिए. अगर वह नहीं मिलता है तब तो उसके प्रति अन्याय हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है.
उनींदी आंखों को मलती हुई वो अपने पति के करीब आकर बैठ गई। यहाँ पति पत्नी और एक बच्चे का एक छोटा सा परिवार ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ। पत्नी अपने पति के पास आ बैठती है, उनींदी आंखों को मलती है, अर्थात वह अभी अभी जाग उठी है निद्रा से, सुबह हुई है, वह निद्रा से जाग उठी है, उनींदी आंखों को अरे निद्ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ತಾ मलती हुई वो अपने पति के करीब समीप आकर बैठ गई। वह दीवार का सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था। बीड़ी पीने वाला एक मजदूर और मजदूर की पत्नी और उनका एक बच्चा, एक छोटा सा गरीब परिवार का ಚಿತ್ರಣ है। ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಡಿ ಸೇದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಇದ್ದಾನೆ। वह दीवार का सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था। ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಗಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು बीड़ी ಸೇದ್ತಾ ಇದ್ದ। तो वह दीवार का सहारा लिए बीड़ी के कश ले रहा था और वो अभी निद्रा से जाग उठी थी और उसके पास आकर अपने पति के पास आकर बैठ गई और दोनों के बीच में हाँ वार्तालाप चलता है। सो गया मुन्ना जी, लो दूध पी लो, सिल्वर का पुराना गिलास उसने बढ़ाया। तो बच्चे के संबंध में यह पति की पूछताछ वो अपनी पत्नी से पूछ रहा है। ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ, ಸೋಗಯ್ಯ ಮುನ್ನ, ಅಜ್ಜಿ ಲೋ ದೂದ್ ಪೀಲೋ, ಆ ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ। लो दूध पी लो, सिल्वर का पुराना गिलास उसने बढ़ाया। अपने पति को वह सिल्वर के गिलास में, यहाँ सिल्वर का मतलब है चांदी नहीं है, एल्यूमिनियम। पुराने जमाने में लगभग एक दशक पहले गरीबों के पास और क्या होता है, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು। ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಲೋಟಗಳೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ। सिल्वर का, यहाँ सिल्वर तो क्योंकि वह सिल्वर के रंग का ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ का पुराना गिलास उसने बढ़ाया। ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಗು ಮಲಗಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ। लो दूध पी लो, सिल्वर का पुराना गिलास उसने बढ़ाया। नहीं मुन्ने के लिए रख दो, तो पति ही नहीं तो वो पिता भी, तो अपने बच्चे की परवरिश वह करता है तो उसकी ಚಿಂತಾ है उसे भी। तो नहीं मुन्ने के लिए रख दो, ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿಡು। तो मुन्ने के लिए रख दो, उठेगा तो ಮಗು ಎಚ್ಚೆತ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು ಹಾಲನ್ನ। उठेगा तो वो गिलास को माप रहा था, गिलास को माप रहा था, ये वाक्ಯ ಭಾಷೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ है। ಲೋಟವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तो गिलास में कितना दूध है वह ये परख रहा था, देख रहा था। गिलास को माप रहा था, तो उसे लग रहा था कि उसमें दूध कम है, आधा लोटा है लगभग, उसमें पूरा का पूरा दूध नहीं है। वो गिलास को माप रहा था और पत्नी अपने पति का उपचार कर रही है, दूध पीने के लिए कह रही है, लेकिन उसे लगता है कि दूध कम है घर में और ये जो एल्यूमिनियम का लोटा है तो उसमें भी तो आधा ही है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि दूध बच्चे के लिए रहे, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡು, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। लेकिन वो कहती है मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी, माँ है और उसका बच्चा भी छोटा है, शिशु है, और वह स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, और इसलिए वो कहती है मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी, ये दूध आप पी लीजिए, मैं उसे अपना दूध पिला दूंगी। वो ಆಶ್ವಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವಿಸಿ। तो आश्वस्ति तो अपने पति का उपचार कर रही थी और उसे मालूम था कि तो ये जो दूध वह खरीदते हैं प्रतिदिन और उसका मूल्य चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और बच्चे को ध्यान में रखते हुए तो उन्हें दूध खरीदना पड़ता है, ज्यादा तो नहीं, बहुत कम। ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಒಂದು 1/4 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಾಲನ್ನ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿಡುವಂತ ಮಗುವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಅಕರಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। और गिलास को माप रहा था, लेकिन वो भी तो देख रहा था कि गिलास में दूध बहुत कम है। पगली बीड़ी के ऊपर दूध चाय नहीं पीते, तू पी ले। तो पत्नी के प्रति उसके मन में बड़ा प्रेम है, प्यार है, और वो जानता है कि उसकी पत्नी ने दूध पिया नहीं है,
ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, तन्ना ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. लेकिन पति के रूप में तो वो जानता है कि वो भूखी है, प्यासी है, उसने दूध नहीं पिया. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂತಹ ತಾಯಿಯಾಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. वो जानता है तो इसलिए वो कहता है, वो बहाना बनाता है, कहता है कि पगली बीड़ी के ऊपर दूध चाय नहीं पीते. ನಾನು ಬೀಡಿ ಸೇದ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಬೀಡಿ ಸೇದುವಾಗ ಈ ಹಾಲು ಚಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. पगली बीड़ी के ऊपर दूध चाय नहीं पीते, तू पी ले. तो उसने बहाना बनाकर दूध को उसके और करीब कर दिया. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಆ ಹಾಲನ್ನ ಅವಳೇ ಕುಡಿಯುವಂತಾಗ್ಲಿ, पत्नी कुड़ियुವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು वापस ಕೊಡ್ತಾನೆ. उसने बहाना बनाकर दूध को उसके और करीब कर दिया. तभी बाहर से हवा के साथ एक स्वर उसके कानों से टकराया. उसकी आंखें कुर्ते की खाली जेब में घुस गई. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದೋ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬಂತು, ಕಿವಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಶಬ್ದ ಆದ್ರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಅದು. उसके कानों से टकराया, हवा के साथ स्वर उसके कानों से टकराया. उसकी आंखें कुर्ते की खाली जेब में घुस गई. तो तुरंत उसके हाथ कुर्ते की जेब में पहुंच गई. वो कुछ ढूंढने लगा था कुर्ते की जेब में. सुनो जरा चाय रख देना. तो पत्नी से कहते हुए उसका गला बैठ गया. तो पत्नी को उसने पुकारा और उसे निर्देश दे दिया कि चाय बनाना. तो और निर्देश दे रहा था चाय बनाने के लिए, लेकिन चाय अपने लिए नहीं, घर में जो आया है, तो बाहर से जिसका स्वर सुनाई दे रहा है, तो वो शायद वह घर का मालिक है, मकान का मालिक है, वह किराए के लिए आया है, अथवा तो वो साहूकार है, कर्ज वसूलने के लिए आया है, किसी तरह उसे यहाँ से टरकाना है, और इसीलिए वो ये कह रहा था, चाय बनाने के लिए कह रहा था. अरे विद्यार्थी मित्रों, कहानी तो यही समाप्त हो जाती है. यहाँ गरीब की जिंदगी की दुर्वस्था का चित्रण इस कहानी में किया गया है. तो अपने लिए वो चाय नहीं पीता, तो चाय का वो दूध वह पत्नी के लिए दे देता है, बच्चे के लिए रख देता है. और जबकि साहूकार आ जाए अथवा घर का मालिक आ जाए किराए का रुपया वसूलने के लिए, तो उसके लिए वो चाय बनाना उसके लिए अनिवार्य है, ये मजबूरी, उसकी विवशता है. तो एक गरीब की विवशता का चित्रण इसमें किया गया है.